ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ C14 टू C12, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, इन ए पीस ऑफ वुड इज 1/8 द पार्ट ऑफ दैट ऑफ एटमोसफियर। ठीक है, एटमोसफियर का 1/8 रेशियो यहाँ पर अवेलेबल है। हाफ लाइफ दे रखी है C14 की, दैट मीन्स रेडियो एक्टिव है 5730 ईयर्स। द एज ऑफ वुड सैंपल इज, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द क्वेश्चन तो इजी है, विद रेस्पेक्ट टू काइनेटिक्स ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बट ये बोला क्या गया है पहले इसको समझते हैं। तो देखो, मान लो कि कोई प्लांट है। लेट्स से यू हैव ए प्लांट, एक सॉइल सैंपल में यू हैव ए प्लांट। ठीक, ये प्लांट है। तो ये प्लांट क्या कर रहा है? इट इज टेकिंग CO2। ठीक है, एटमोसफियर से CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है। अब CO2 में क्या दिक्कत है? कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, तीन होते हैं वैसे तो, पर हमारे अभी रेफरेंस में दो ही है। CO2 ये नॉर्मल कार्बन 12 वाला है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज कार्बन 12। और एक और कौन सा होगा? कार्बन 14 वाला CO2। ठीक है, तो ये दोनों एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे CO2 जब एब्जॉर्ब होगा तो यू हैव कार्बन 14 एज वेल एज कार्बन 12 इन प्लांट। जब लाइव प्लांट है तो इसमें है। सिमिलरली मान लो कोई एनिमल है। ठीक है, ये ये प्लांट को खा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी C14 C12 आएगा थ्रू फूड चेन। तो यहाँ पे ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। रेशियो ऑफ C14, ठीक है, एंड C12 इन एटमोसफियर, इन एटमोसफियर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और यही कांस्टेंट यहाँ पे भी मेंटेन होना चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूअसली से CO2 ले रहा है। तो जो रेशियो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, कार्बन का जो रेशियो 14 और 12 का यहाँ पर है, दैट सेम रेशियो शुड बी इन प्लांट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब प्लांट लाइव है ना, और प्लांट एज वेल एज एनिमल, ठीक है, C14 थ्रू CO2, थ्रू CO2 फ्रॉम एटमोसफियर, फ्रॉम एटमोसफियर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, ये तो हमने समझ ही लिया, इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, एंड देन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कैसे आएगा? देन एनिमल्स थ्रू फूड चेन, ये एनिमल प्लांट को खा रहा है तो एनिमल्स थ्रू फूड चेन। तो जो रेशियो कार्बन 12 और कार्बन 14 का एटमोसफियर में, दैट सेम रेशियो शुड बी देयर इन प्लांट्स। तो रेशियो ऑफ C14/C12 इन प्लांट, प्लांट का मतलब यहाँ पे मैं लाइव प्लांट की बात कर रहा हूँ जब ये अलाइव है, दैट शुड बी इक्वल टू C14/C12 इन एटमोसफियर। ठीक है, अब मान लो इस पेड़ को किसी ने काट दिया, तो यू हैव सम वुड। ठीक है, यू हैव सम वुड। तो इस वुड की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता, तो जो C14 आ गया उतना ही रहेगा। ठीक है, अब C14 की दिक्कत क्या है? ये रेडियो एक्टिव डिके करता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो व्हेन प्लांट डाइज, व्हेन प्लांट, एनिमल के लिए भी एप्लीकेबल है, व्हेन प्लांट डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग CO2, इट स्टॉप्स टेकिंग CO2, so concentration of C14 decreases due to radioactive decay, due to रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ये कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन का, कि इनिशियली व्हेन प्लांट इज अलाइव, एटमोसफियर में जो रेशियो है C14/C12 का, वो कांस्टेंट रहता है। दैट सेम रेशियो शुड बी देयर इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। अब जब ये प्लांट मर गया, ठीक है, इसको हमने वुड में कन्वर्ट कर दिया, इसको काट दिया आपने। तो लेट्स से कोई वुड का कोई आर्टिकल आपके पास, ठीक है, तो इट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस नाउ। तो कंसेंट्रेशन ऑफ C14 क्या होगा? अब C14 नया तो आ नहीं रहा है, तो इट विल स्टार्ट टू डिके। डिके तो पहले भी हो रहा था, पर पहले नया भी आ रहा था। ठीक है, अब इट कैन नॉट टेक एनी मोर CO2, सो C14 विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो C14 का रेडियो एक्टिव डिके कैसे होता है? इट इज बीटा डिके। यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो बीटा डिके होगा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन? So you have
कार्बन 14, इट कन्वर्ट्स टू नाइट्रोजन। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बीटा डी को क्या है, बीटा इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्लस यू हैव ए न्यूट्रिनो। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। अब इसमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो क्या है। इट इज अ पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके। तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिव डीके क्या है, रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इस वुड में रेशियो है वो 1/8 है एटमोसफियर का। तो एटमोसफियर का मतलब क्या है, जब टी इक्वल टू जीरो, जब प्लांट स्टार्टिंग में था, व्हेन यू मेड दैट वुड, ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो एटमोसफियर में रेशियो है वही रेशियो प्लांट में भी होगा। तो इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ दिस रेशियो इन टी इक्वल टू जीरो। तो स्टार्टिंग में जो वुड का ये रेशियो है वो एटमोसफियर के बराबर होगा। ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट्स से कि C14 और C12 का जो रेशियो है दैट इज एक्स, ये एटमोसफियर में है। ठीक है। तो वुड में क्या होगा, वुड में जो C14 है, लेट्स से रिएक्शन है C14 टू प्रोडक्ट। ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो पे यही रेशियो तो यहाँ भी होगा एक्स। ठीक है। अब टी इक्वल टू सम टाइम T1 पे ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया 1/8, तो x/8 हो गया ये। तो ये कहानी है पूरी, कि यहाँ पे इनिशियली x था, फाइनल इट इज x/8। टी हाफ इसका दे रखा है, टी हाफ इज, व्हाट इज टी हाफ, दिस इज 5730 ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स। ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है कि क्या हमें दे रखा है और एक्चुअली क्या है। तो एटमॉस्फेयर का जो रेशियो है दैट इज रेशियो ऑफ वुड, रेशियो इन वुड एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो देखो ये C12 तो कांस्टेंट ही है, ये तो रेडियो एक्टिव डिके करेगा नहीं, तो ओनली दिस विल डिके। तो यही चेंज हो रहा है, तो इसी यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है तो हमेशा रहेगा सेम। नाउ क्वेश्चन बिकम्स व्हाट, कि टी हाफ का देखो मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ या किसी भी ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का मतलब क्या है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम। तो बचा कितना है, आधा बचा हुआ है। ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियली एक्स था ये रेशियो, इसको x/2 होने में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ। ठीक है। एंड आपको पता है कि टी हाफ रिमेन्स कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको फिर से आधा होना है x/4, तो इसमें फिर से टी हाफ टाइम लगेगा। देन x/8 होने में अगेन कितना टाइम लगेगा, टी हाफ। तो ये जो T1 है, ये जो T1 है, दिस शुड बी 3 टाइम्स हाफ लाइफ, टी हाफ। तो ये क्या आ गया, 3 × 5730। तो ये चेक कर लो अब कितना आ रहा है, दिस कम्स आउट टू 17190 ईयर्स। ठीक है। तो दिस इज आंसर। अब इसको ये समझ में नहीं आया, मान लो किसी को, अब ये लॉजिक पता है कैसे वर्क करेगा, जब यहाँ पे 2 का फैक्टर होगा तभी काम आएगा। मान लो x/4 होता है, x/8 होता है, x/16 होता है, मान लो x/10 दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे। तो फिर सिंपल तरीका है कि भाई k क्या है, टी हाफ इज 0.693/k। ठीक है। तो यहाँ से k निकाल लो और फिर वो अपनी इक्वेशन लगा दो, KT = 2.303 log ऑफ C0/Ct। ठीक है। तो इनिशियली ये x हो जाएगा, x/10 हो जाता है यहाँ पे, अगर 10 होता तो, या अभी x/8 है तो x/8 हो जाएगा। तो या तो ये मेथड यूज कर सकते हो, पहले टी हाफ निकाल लो, देन यू सॉरी के निकाल लो पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दो। क्योंकि यहाँ 2 का फैक्टर है तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, x से x/2 टी हाफ, x/2 से x/4, फिर से आधा होने में टी हाफ, x/8 अगेन टी हाफ। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में हम यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यहाँ पे 2 का फैक्टर है। ओके। तो आई होप दैट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्यों दे रखा है, एटमॉस्फेयर क्यों दे रखा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, और वही रेशियो अलाइव प्लांट्स में भी रहता है। तो टी इक्वल टू जीरो पे कुछ रेशियो होगा, उसका 1/8 हुआ है अभी। ठीक है। तो जस्ट 3 टाइम्स टी हाफ टाइम लगेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर क्या है, 17190, 17190 ईयर्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।